मुगल शासक औरंगजेब और तुगलक का नाम इतिहास के दस्तावेजों में दर्ज है, लेकिन अब भी उनके नाम पर जमकर सियासत हो रही है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी को विधानसभा से इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि उन्होंने औरंगजेब की तारीफ की। अबू आजमी के खिलाफ 2 FIR भी दर्ज हो गई है। अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने अपने आवास की नेम प्लेट में तुगलक लेन को विवेकानंद मार्ग लिख दिया। ऐसे ही केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी अपने आवास का पता बदल दिया है। साथ ही तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा गया। ऐसे में इस पर भी राजनीति गर्म हो गई। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद इस देश के युवाओं के लिए एक आदर्श हैं। देश के लोगों की उनके नाम के साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हमें ऐसे महापुरुष के नाम पर आस्था है। स्वामी विवेकानंद इस देश के युवाओं के आदर्श हैं और आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने शिकागो में धर्म संसद में भारत की प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया में स्थान दिलवाया था। तो ऐसे महापुरुष के नाम को हमारी आस्था है स्वामी विवेकानंद जी में, उनके आदर्शों में। इसलिए हमने वो नाम स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवाया है और हमने स्वामी विवेकानंद भी मार्ग लिखवाया है और जो सरकार की तरफ से वो भी लिखा हुआ। आसपास के जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है। उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है और उसकी सहूलियत के लिए, जैसा मैंने वहां के कर्मचारियों से पूछा भी था, उनका कि गूगल तब आप तलाशेंगे तो गूगल में वो जगह, वो स्थान विवेकानंद रोड आता है। और इसलिए भी कि भ्रम न रहे लोगों को विवेकानंद रोड और तुगलक लेन का जो अंतर है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। दिल्ली में भी जब से सत्ता बदली है, आम आदमी पार्टी की सरकार को सत्ता से बेदखल करके 27 साल बाद बीजेपी ने एक बार फिर से दिल्ली की सियासत में कमल खिलाया। बीजेपी की एंट्री के साथ ही नाम बदलने की सियासत गर्म हो गई। पहले दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ करने की मांग हुई और फिर मुस्तफाबाद विधानसभा सीट का नाम बदलने पर जुबानी घमासान तेज हुआ। दिल्ली में पहले भी कई मार्गों के नाम को बदला गया है। जरा देखिए कौन कौन से वो नाम है, पुराना नाम क्या रहा और नया नाम क्या पड़ा है। जरा इस लिस्ट में आप देखिए, औरंगजेब रोड का नाम बदला गया। इसके साथ ही 2014 में रेस कोर्स रोड का नाम बदल करके लोक कल्याण मार्ग किया गया। 2016 में डलहौजी रोड दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के नाम से जाना गया। 2017 में राजपथ को कर्तव्य पथ किया गया। 2022 में जो है राजपथ को कर्तव्य पथ किया गया है। तो साल दर साल ये बदलाव बीजेपी की सरकार में हुआ। अब नाम की राजनीति, यानी जिन नाम से मुस्लिम पहचान है उन्हें बदलने की मांग हो रही है। जो पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मांग होती रही, नाम भी बदला जाता रहा और अब दिल्ली में सरकार बनने के बाद ये नाम की राजनीति शुरू हो चुकी है। दिल्ली में जिन सड़कों के नाम 2014 से 22 तक बदले हैं वो आप इस समय देख रहे हैं, 14, 16, 17 और 22। लेकिन ये नाम बदलने की जो चर्चाएं पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में होती थी, अब बीजेपी की सरकार बनते ही ये मांग दिल्ली में भी होने लग गई है। तो नाम पर राजनीति हो रही है जो कि राजधानी दिल्ली तक पहुंची हुई है। औरंगजेब को लेकर के जिस तरीके से विवाद हुआ, औरंगजेब पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में विवाद खड़ा हुआ और उसके बाद फिर ये देश भर में फैल गया और अब नामों को बदलने की राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। तुगलक लेन अब स्वामी विवेकानंद मार्ग से क्या जाना जाएगा। दिनेश शर्मा और कृष्णपाल गुर्जर ने इसका नाम बदल दिया है। गृह प्रवेश के बाद नेम प्लेट पर नया पता लिखा गया है। नाम बदलने की मांग पर लगातार संग्राम हो रहा है। औरंगजेब को लेकर के विवाद जारी है। मुगल शासकों के नाम पर नाराजगी हो रही है। अकबर रोड पर नाम बदलने की मांग हो रही है। मुगलों के नाम वाले साइन बोर्ड्स पर कालिख पोती जा रही है। कैसे बदलता है सड़क का नाम, ये विधि क्या होती है, क्रिया क्या होता है। पहले नगर पालिका या फिर नगर निगम को अर्जी भेजी जाती है। नई दिल्ली क्षेत्र में नाम बदलना हो तो NDMC के पास ये अर्जी लगाई जाती है।
ये अर्जी कोई संगठन या फिर व्यक्ति दाखिल कर सकता है। अर्जी मिलने पर इसे एनडीएमसी काउंसिल के सामने रखा जाएगा। एनडीएमसी काउंसिल में अध्यक्ष समेत 13 सदस्य होंगे। एनडीएमसी से हरी झंडी के बाद शहरी विकास विभाग की बारी होती है। यहां पर अर्जी स्वीकार होने के बाद पोस्टमास्टर जनरल को सूचना दिया जाता है। अक्षय मेरे सहयोगी मेरे साथ इस समय कनेक्ट हो गए हैं। अक्षय, जाहिर है नाम को लेकर के खूब राजनीति हो रही है। दिल्ली की वो कौन कौन सी सड़कें हैं, कौन कौन से मार्ग हैं जिसको लेकर के इस समय राजनीति हो रही है? और देखिए, सबसे बड़ा जो आज सुर्खियों में आ गया तुगलक लेन, और तुगलक लेन का नाम बदलने की अब कवायद के रूप में ही देखा जा रहा है। हालांकि ये इतना आसान नहीं होता है, उसमें तमाम प्रोसीजर होते हैं जैसा आप जिक्र कर रही थी। लेकिन ये पूरा मामला उठा जब बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा के सरकारी आवास और साथ ही साथ किशन पाल गुर्जर जो फरीदाबाद से बीजेपी के सांसद हैं, उनके नेम प्लेट के साथ साथ स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा नज़र आया। और उसमें हालांकि तुगलक लेन भी ब्रैकेट्स में छोटे में लिखा हुआ नज़र आया, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना था कि अब ये पूरा सरकार को करना है। लेकिन क्योंकि स्वामी विवेकानंद मार्ग से ही ये गूगल और तमाम जगहों पर था, इसलिए लिखा गया। हालांकि दिनेश शर्मा के 2 बयान हैं जिसमें कि वो कहते हैं कि जो नेम प्लेट बदला गया वो कर्मचारियों ने बदल दिया। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कर्मचारी आए, आपके पास सुरक्षाकर्मी होते हैं, उसको रोक सकते हैं, तो ये संभव नहीं हो सकता। लेकिन अब तुगलक लेन, तुगलक रोड, साथ ही साथ अकबर रोड और शाहजहां रोड का भी ये कहा जा रहा है कि इसको कवायद की जा रही है ताकि नाम बदला जा सके। तो ऐसे कई जो सड़कें हैं उसका नामकरण करने की जो डिमांड रही है वो लगातार दिल्ली में बढ़ती जा रही है। अब देखना दिलचस्प भी होगा कि सरकार किस तरह का फैसला लेती है। एनडीएमसी पर जो निवेदन जाता है वो किस तरह से सामने आ पाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पहले भी सरकार ने कई मार्गों का नाम बदला, जैसा कि 7 लोक कल्याण मार्ग जो प्रधानमंत्री आवास पहले 7 रेस कोर्स कहा जाता था, उसका नाम बदल गया। डलहौजी मार्ग का नाम बदला गया, दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। और कर्तव्य पथ का नाम अभी 2 साल पहले ही सुर्खियों में आया जब राजपथ का नाम बदला गया। तो पहले ये दिल्ली में होता रहा है, लेकिन हाल फिलहाल जिस तरह से आवाज़ें उठी हैं, चाहे अलीगढ़ को नाम बदलने को लेकर के या फिर मेरठ का नाम बदलने को लेकर के, आपने देखा होगा विधानसभा में मुस्तफाबाद को नाम बदल करके शिव विहार या शिवपुरी करने की डिमांड मोहन सिंह बिष्ट ने की थी, जो वहाँ के विधायक हैं। और साथ ही साथ वो डिप्टी स्पीकर भी है इसमें। साथ ही साथ निजामगढ़ का नाहर सिंह नगर करने की कवायद पहले भी शुरू की गई थी, जो परवेश वर्मा वहाँ से सांसद थे। बाद में जो नीलम पहलवान हैं उन्होंने कहा कि नाम बदला जाना चाहिए। तो नाम की सियासत आज नई नहीं है। हाँ, ये है कि जैसे जैसे सरकारें आगे बदलती रहती हैं वैसे ही डिमांड भी आने लगी है। और जनता से भी कुछ हमने बात किया तो उन्होंने कहा था कि बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, नाम बदलना न बदलना, अगर अक्षय इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इससे जो पॉलिटिकल पार्टी है, खासतौर पर बीजेपी, उसको क्या फायदा मिलता हुआ नजर आता है? और सबसे बड़ी बात ये रही है कि एक तरफ से जिस तरह से मुगल कालीन शासन को जिस तरह से बीजेपी तमाम बार ये कहती रही है कि उस समय आक्रांता के रूप में आए और उन्होंने देश पर कब्जा कर लिया, बाद में ब्रिटिश ने देश पर शासन चलाया, हुक्म चलाया और हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने तमाम अत्याचार किए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी नीतियों के कारण बीजेपी को मिलता रहा है। जैसे जैसे आवाज़ उठी बीजेपी को कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिला, और यही वजह रही है कि बीजेपी को जब ऐसे मुद्दे मिलते हैं, चाहे अकबर का ही नाम क्यों ना हो, तो वहाँ पर भी बीजेपी बिफर पड़ती है। इसके अलावा वो तमाम अपने पुराने जो रहे हैं राजा, चाहे राणा प्रताप का रहे हो, संभाजी राव का रहा हो, उनके नाम पर ज़रूर कहीं ना कहीं राजनीति करने की कोशिश की गई है कि क्यों हम औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं, हम क्यों तुगलक का महिमा मंडन करते हैं, क्यों हम आक्रांताओं को इस तरह से प्रश्न देते हैं। और जो वामपंथी राजनीति रही है या कांग्रेस की राजनीति रही है, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी कटाक्ष यही करती है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। और इसीलिए ये ऐसे नाम चाहे दिल्ली में रहे हों, महाराष्ट्र में रहे हों या दिल्ली या देश के अन्य हिस्सों में रहे हों,
अब सबसे बड़ी बात यह है कि उसका फ़ायदा क्योंकि चुनावी राजनीति के रूप में भी मिलता है, तो ये माना जाता है कि इसकी बदलने की कवायद की जाती है। आपने देखा होगा कि जो नाम बदलने की कवायद है वो जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए उसके बाद शुरू हुई, और ये अब तक दिल्ली में भी, क्योंकि बीजेपी की राज्य सरकार हो चुकी है, तो यहाँ भी हम नाम बदलने की जो कवायद है वो आगे बढ़ती हुई दिख सकती है। और कहीं ना कहीं इसका जो फ़ायदा है, खास करके भावनात्मक जो फ़ायदा है, वो बीजेपी को मिलता रहा है। और इसीलिए कह सकते हैं कि बीजेपी को इससे कोई गुरेज नहीं है कि अगर वो सवाल किसी को उठाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब सांसदों ने भी एक डिमांड कर दी है, विधायक लगातार डिमांड करते रहे हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है कि दिल्ली की कुछ और सड़कों का नामकरण कर दिया जाए, जो पुराने नाम चले आ रहे हैं, तो वो नाम अब इतिहास के पन्नों में कैद हो जाए। ये शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये कुछ ही समय की बात है, ऐसा लगता है। शिखा, बिल्कुल, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है अक्षय, अगर आप समझा पाए? अगर ये कहा जाता है कि किसी सड़क का नाम बदलना है, तो फिर क्या कुछ प्रक्रिया होती है? एनडीएमसी से क्या कुछ परमिशंस लेने पड़ते हैं? और देखिए, दो स्तर पे होती है। अगर मानिए कि किसी ज़िले का नाम बदलना है तो वो निश्चित रूप से राज्य सरकार के अधीन आएगा। वो तमाम जो पंचायत होंगी और नगर पालिका से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद फिर राज्य सरकार या विधानसभा में जाकर के उसका होगा। लेकिन एनडीएमसी का जो असल मसला है, जो एनडीएमसी गवर्निंग बॉडी होती है वो फैसला करती है। खास करके लुटियंस जोन का इलाका है जो एनडीएमसी डिसाइड करती है। वो जो गवर्निंग बॉडी होती है उसके पास एप्लीकेशन जाएगा, एप्लीकेशन पर वो विस्तार से बात करेगी, और फिर गवर्निंग बॉडी की जो बैठक होती है उस बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगाई जाती है, और फिर ये नाम आगे जाकर के फाइनल किया जाता है कि किसी चीज़ का नाम किया गया था। जैसे कि कर्तव्य पथ का नाम का ऐलान किया गया था। ऐलान करने के बाद एनडीएमसी की बैठक हुई, एनडीएमसी की बैठक में जाकर के गवर्निंग बॉडी ने उसको अप्रूव किया, और उसके बाद फिर जाकर के कर्तव्य पथ का जो नाम सामने आया था, जो राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ किया गया था। तो एनडीएमसी का अलग नियम है, और साथ ही साथ जो दिल्ली सरकार के अन्य जगहों पर, दिल्ली के अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं या फिर ज़िला हैं, उसको बदलने की जो कवायद होगी वो पहले नगर पालिका, उसका नगर निगम, और उसके बाद जाकर के नगर निगम के बाद फिर विधानसभा में उसकी कार्रवाई की जाती है। अमूमन ये फैसला होता है। लेकिन अब क्योंकि अधिकतर जो मुख्य सड़कें हैं जो जिसकी डिमांड कर रही है परिवर्तन करने की, तो सब कुछ एनडीएमसी पर डिपेंड करेगा कि वहाँ एप्लीकेशन किस तरह से पहुँचते हैं, वहाँ पर किस तरह से उसको प्रस्ताव में लिया जाता है, और गवर्निंग बॉडी जो होती है वो किस तरह से फैसला लेती है कि किस नाम चेंज किया जाए, नहीं किया जाए, या परिवर्तित रहने दिया जाए। शिखा, चलिए, आप बने रहिएगा अक्षय। और देखिए किस तरीके से सड़कों का नाम बदला जाता है ये हमने देखा है। इसको लेकर के राजनीति होती है, और अलग अलग नाम को लेकर के जब राजनीति होती है तो सड़क और इसके साथ ही पॉलिटिशियंस क्या कुछ कहते हैं या फिर क्या बदलाव होता है, इसको लेकर के हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, जरा आपको सुनवाते हैं। तुगलक लेन का क्या नाम बदला जा रहा है, यह सरकार इसको बदलने की कवायद कर रही है, ये सवाल उठ खड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि बीजेपी के सांसदों ने अपने आवास का पता बदल दिया है। हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के यहाँ निवास पर, जो कि अब राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। आप देख सकते हैं कि दिनेश शर्मा ने, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं और एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उन्होंने तुगलक जो लेन है उसके आवास को अब स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया है। 6 नंबर बंगला इनको आवंटित किया गया है, और यहाँ पर इन्होंने इसका पता बदल दिया है। साथ ही साथ हरियाणा से फरीदाबाद के सांसद किशन पाल गुर्जर ने भी जो 8 नंबर उनको बंगला आवंटित किया गया है, उन्होंने भी तुगलक लेन का नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया है। साफ तौर पर है कि अब इन दोनों बंगलों के नामकरण से निश्चित रूप से ये सवाल उठने लगा है कि क्या सरकार ने भी ऐसा कुछ कर दिया है। आप दिनेश शर्मा के बंगले के अंदर आप देख सकते हैं कि रंगाई पुताई का कार्य जोरों पर है। साफ तौर पर है कि दिल्ली में पहले भी नामकरण किए गए हैं, लेकिन सरकार ने उसका नाम चेंज किया, उसके बाद पता बदला गया। लेकिन अब फिलहाल क्योंकि इसका पता बदल दिया गया है और दिनेश शर्मा ने बाकायदा पूजा अर्चना भी कर दी है, तो सवाल अब उठने लगा है कि क्या एक बार फिर से दिल्ली में नाम बदलने की कवायद शुरू हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है। कैमरामैन अनुज के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24, दिल्ली।
अक्षय हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, दिल्ली में उनकी मौजूदगी है। अक्षय, देखिए, अलग अलग रणनीतियां होती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरीके से नाम के बदलने को लेकर के राजनीति होती है तो एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको सबसे ज़्यादा फायदा मिलता नजर आ रहा है, और ये जो फायदा होता है वो कॉमनली होता है। कहने का मतलब ये कि जरूरी नहीं कि वो दिल्ली में ही हो। बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और हम देख रहे हैं कि वोट पॉलराइज ना हो, इसकी कोशिश बीजेपी खूब कर रही है। तो जात पात में बटी हुई जो राजनीति थी उसको एक तरफ यानी एजेंडे के साथ साथ उसको हिंदुत्व में बदलने की पूरी कोशिश इस समय बीजेपी की है। इस समय जो नाम को लेकर के राजनीति चल रही है अक्षय, क्या इसका फायदा भी बिहार चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है? और देखिए, चुनाव में कहा जाता है कि चुनाव 2 घंटे में बदलते हैं, 2 दिन में बदलते हैं, 2 महीने के अंदर बदल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही कि हमेशा देखा गया है कि जब पोलराइजेशन होता है, और ख़ास करके आपने देखा होगा कि 2014 से लेकर के अभी तक जो पोलराइजेशन होता है वो राष्ट्रवाद के नाम पर ज़्यादा हुआ है। बनस्पति के जाति लगातार टूटी हैं, जातिगत जो भी दल रहे हैं वो सिमटे हैं, और कुछ हद तक लोकसभा चुनाव में भले ही जातिगत चीज़ें हावी रहीं क्योंकि वहाँ पर संविधान सामने आ गया था, लेकिन अगर देखा जाए तो हिंदुत्व की राजनीति और ख़ास करके राष्ट्रवाद की राजनीति बीजेपी के लिए हमेशा से मुफीद रही है। और हाल के फिलहाल दिनों में देखा जाए तो ये परवान चढ़ करके बोलती रही है। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उसका असर भले ही बात दिल्ली की हो, भले ही बात उत्तर प्रदेश की हो, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय क्षेत्र में बिहार में भी इसका असर ज़रूर देखने को मिल सकता है। और अगर आपने देखा होगा तो महाराष्ट्र की बातें दिल्ली तक सुनाई देती हैं, बिहार तक सुनाई देती हैं, और ये ज़रूरी है कि जब ऐसी राष्ट्रवाद की बातें हों तो फिर और मुद्दे शायद गौण हो जाते हैं, और इसका निश्चित रूप से फ़ायदा जो है वो बीजेपी को मिलता रहा है। चुनाव भले ही अभी समय हो 6-7 महीने से ज़्यादा का समय है, लेकिन निश्चित रूप से इसका असर बिल्कुल देखने को मिल सकता है। और ख़ास करके जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर जो भी घटनाएं होती हैं वो बिहार को निश्चित रूप से प्रभावित करती हैं, क्योंकि जातिगत समीकरण देखें या फिर राजनीतिक समीकरण देखें, बिहार और यूपी लगभग एक जैसे हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि जो बिहार में जो राजनीतिक सुचिता है और जो वहाँ पर जानकारी है वो लोगों को कहीं ना कहीं जागरूकता ज़्यादा नज़र आती है, और यही वजह रही है कि वहाँ पर बीजेपी के लिए एक तरफा वाली बात नहीं होती है। वहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष देखने को ज़रूर मिलता है। हालांकि जेडीयू इस बार कमज़ोर होती हुई दिखी रही है, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपने दम पर किस तरह से आगे बढ़ती है। हालांकि इतना तय है कि वहाँ पर चुनाव जो होगा वो काफ़ी दिलचस्प होगा, और हो सकता है कि जो दिल्ली में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसका असर बिहार में भी देखने को मिले। फिलहाल जो नाम की सियासत है आपने देखा होगा कि कई राज्यों में निकली है, लेकिन जहां बीजेपी की राज्य की सरकार है वहां पर इसका असर ज़्यादा देखने को मिला है बनस्पति के विपक्षी दलों के। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब चुनाव तो दिल्ली में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो असर है, क्योंकि यहाँ पर भी पूर्वांचल और बिहार के जो निवासी हैं ज़्यादा हैं, और बीजेपी को उनका इस बार आशीर्वाद भी बहुत ज़्यादा मिला है, तो उसका असर निश्चित रूप से बिहार में भी देखने को मिला। अच्छा, हमने देखा है अक्षय कि अलग अलग चुनाव में बीजेपी एक मुद्दे को पकड़ती है, जैसा कटेंगे अगर बटेंगे अगर, इस तरीके के जो बयान थे योगी आदित्यनाथ के बड़े फेमस हुए, ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि इसको लेकर के राजनीति महाराष्ट्र में हुई, इसको लेकर के वोट बैंक की राजनीति हरियाणा में हमने देखा है। तो बटेंगे तो कटेंगे जैसा ही एक और मुद्दा है जो औरंगजेब को लेकर के शुरू हुआ है, और जाहिर है बीजेपी यहाँ पर हाई स्कोर करने के मूड में है, लेकिन विपक्षी पार्टी क्या प्रतिक्रिया दे रही है इसको लेकर? देखिए, विपक्षी पार्टियों के सामने सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उनका ये मानना है कि ये कोई मुद्दा नहीं है। देश में और भी मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जानी चाहिए, चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, वो मानते हैं कि मुफीद है। और यही बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ इस तरह से बातें करके जो मुख्य एजेंडे हैं उसको अलग करना चाहती है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भले ही उनके लिए अलग मुद्दा हो, लेकिन बीजेपी के लिए वो बड़ा एजेंडा सेट के तौर पर नज़र आता है, और बीजेपी महाराष्ट्र में उसका स्वाद चखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर औरंगजेब और संभाजी की बात की जाए तो संभाजी को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं बनस्पति के औरंगजेब को, और उसका असर यही रहा है कि बीजेपी उन राज्यों में भी जीत हासिल करती रही है। जिस महाराष्ट्र को कहा जा रहा था कि वहाँ पर
जो इंडिया गठबंधन है निश्चित रूप से वो विजय हासिल कर सकता है। वहाँ पर बीजेपी और उनके दल ने शिवसेना और एनसीपी ने जीत हासिल की और एक बड़ी जीत हासिल की। तो साफ तौर पर है कि ऐसे जो लोकल मुद्दे होते हैं और खास करके किसी समाज से, किसी राष्ट्र से जो सीधे जुड़े रहे हों, जिसकी एक शान रही हो, और उसके खिलाफ अगर बोल कर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और यही वजह रही है कि औरंगजेब की बात आएगी तो निश्चित रूप से वहाँ संभाजी या फिर महाराणा प्रताप या फिर शिवाजी का नाम आएगा, और वो कहीं ना कहीं मुफीद बीजेपी के लिए निकलता है। और यही वजह रही है कि इस मुद्दे को उठा करके बीजेपी उसका राजनीतिक फायदा भी लेती रही है। देखना दिलचस्प होगा कि जो दिल्ली में अब ये कवायद चली है वो कहाँ जाकर रुकती है। बिल्कुल अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।